आज मेरे ससुर की 20वीं बर्थडे थी और ये बंदा सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ क्योंकि एक अर्जेंट क्लाइंट का प्लान फाइनलाइज हो रहा था। लेकिन जैसे वहां पहुंचा, भाई सीन तो देखो। उसके आते ही उसकी बीवी ने सबके सामने मेन टेबल की आखिरी खाली सेट अपने योगा टीचर को दे दी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, लैन यूचन की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तुमसे ज्यादा क्लोज है हमारे साथ। वाह भाई, क्या इज्जत अफजाई थी। सुसर देख रहे थे। लोग मुड़कर देखने लगे कि अब ये बंदा फट पड़ेगा। लेकिन उसने बस इतना ही कहा, ठीक है, मुझे ऑफिस का काम करना है, मैं जा रहा हूं। लूज जंक्शन, क्या तुम पागल हो गए हो? उसकी बीवी चीख कर बोली। वो रुका भी नहीं, बस आहिस्ता से बोला, पागल नहीं हुआ, सिर्फ थक चुका हूं। 7 साल का बोझ जैसे उस एक जुमले से उतर गया था। इसी रात वो ऑफिस में बैठा, ओवर टाइम किया और सनी डे प्रोजेक्ट का फाइनल वर्जन अपलोड कर दिया। सीन सॉर्टेड। अब इतनी लेट नाइट असिस्टेंट ने आकर पूछा, मैडम शेन पूछ रही हैं कि आप कहाँ हैं? उसने कह दिया, उसे बोल दो मैं क्लोज मीटिंग में हूं, और खुद जाकर सो गया। अगली सुबह बहुत लेट उसकी आंख खुली। सूरज की किरणें उस वक्त उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। जैसे ही उसने फोन एयरप्लेन मोड से ऑन किया, फोन लिटरली पागल हो गया। नॉन स्टॉप वाइब्रेशंस। रात को अकड़, फिर गुस्सा और फिर सुबह पैनिक। उसका फोन एक ही जर्नी की बहुत सारी कहानियां सुना रहा था। ऑफ कोर्स उसका प्रोजेक्ट हिट हो रहा था और शेन फैमिली उस वक्त नर्वस हुए जा रही थी। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचा तो पता चला कि सारे लोग गास्प कर रहे हैं और रात को बर्थडे डिनर वाली सारी बातें हर जगह फैल चुकी हैं। सभी की नजरें उस पर थीं और उसे जाना था चेयरमैन के कमरे में। वो अपनी टाई ठीक करता हुआ शीशे में खुद को देखता हुआ मुस्कुराया। कई साल बाद ये उसकी एक जेन्युइन स्माइल थी। चेयरमैन गो ने कहा, कल तुमने प्रोजेक्ट बचा लिया, अकेले ही 30% प्रॉफिट रिकवर कर लिया। उसने कूल जवाब दिया, यही तो मेरा काम है। अगर मैं 2 स्टेप पीछे हटता हूं तो 4 स्टेप आगे बढ़ने के लिए। फिर वो सीधे मुद्दे पर आए। आज से तुम सनी डे डिवीजन के जनरल मैनेजर हो। सैलरी डबल और 5% इक्विटी भी। हर प्रोजेक्ट पर हिस्सा मिलेगा, लेकिन साथ शर्त भी रखी, फैमिली डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सर मैं डिवोर्स ले रहा हूं। चेयरमैन ने बोला, दैट सिंपल एंड क्लीन। इसी वक्त उसने अपने लॉयर को कॉल की और कहा, डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार कर लो। प्री मैरिटल प्रॉपर्टी का एक पाई भी उसे नहीं दूंगा और जो भी सप्लीमेंट्री कार्ड्स हैं वो सारे फ्रीज कर दो। फिर आहिस्ता से खुद से बोला, शेन वॉन्शिंग, मेरी एक्स बीवी होने वाली हो तुम, तुम्हारा सारा गेम खत्म। इधर शेन फैमिली में तो बड़ा भारी बहसर मचा हुआ था। ये लूज जंक्शन को क्या हो गया है? गरीब था, हमारी बेटी ना होती तो इलेट सोसाइटी में कैसे जाता? उसे तो कोई मुंह भी ना लगाता। और उसका साला भी बोल रहा था, क्या हुआ, एक छोटे से योगा टीचर से ही जेलस हो गया? दीदी तुम रिलैक्स करो, खुद ही आएगा तुम्हारे कदमों में और सॉरी बोलेगा। और उसकी सास ने भी लेक्चर दिया, मर्द को कंट्रोल में रखना पड़ता है, जितनी लगाम डालोगी उतना ही तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगा। इनकी ये बातें सुनते ही वॉन्शिंग रिलैक्स हो गई और उसे वो वक्त याद आने लगा जब वो पागलों की तरह उसके प्यार में दीवाना हुआ करता था। एक ही झटके में लाखों की शॉपिंग करा देता था। उसे ऐसे फील होने लगा जैसे वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वो फिर से कराल करता हुआ उसके पीछे आएगा। और बस यही सोचते ही वो रिलैक्स हो गई और उसके बाद लिम के साथ क्वालिटी टाइम भी बताया। लेकिन फिर वॉन्शिंग ने उसे कॉल की, उसने फोन ऑफ किया, उसने मैसेज किया, उसने ब्लॉक कर दिया। हिम्मत कैसे हुई? मुझे कैसे ब्लॉक किया उसने? अब तो उसकी ईगो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अगले दिन वॉन्शिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गई। खुद को डिस्ट्रैक्ट रखना चाहती थी। ये बैग देखो, लिमिटेड एडिशन है। ऑफ कोर्स हर चीज मुझे मेरे हस्बैंड ही तो लेकर देते हैं। और फिर उसे कुछ आर्टिकल्स पसंद आ गए। कार्ड स्वाइप किया, डिक्लाइन। फिर से स्वाइप करो ना, फिर डिक्लाइन। ये वाला ट्राई करो, वो भी फेल। इतने में उसकी बिस्ती ने आंख मारी और बोला, क्या हुआ, मिस्टर लो से लड़ाई तो नहीं हो गई?
वॉन्शिंग को एकदम अनकंफर्टेबल फील हुआ और वो चीख कर वहां से चली गई। अब परेशानी में वो बैंक को कॉल करती है और पता चलता है कि मिस्टर लो ने आज सुबह ही उसके दोनों कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं। व्हाट व्हाट द हेल इज दिस? अब वॉन्शिंग गुस्से में भरी हुई उसके ऑफिस में पहुंची। मैं लूस जेंशन से मिलना चाहती हूं। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। मैं उसकी बीवी हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपॉइंटमेंट की बात करने की? सॉरी मीम, फिर भी अपॉइंटमेंट चाहिए। और इतने में असिस्टेंट आ गया। मीम, उनकी मीटिंग चल रही है इन्वेस्टर्स से, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कोई अंदर ना आए। वॉन्शिंग चीखी, क्या मैं भी कोई मैं शामिल हूं? खैर, जितना भी चीख ले, किसी ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया। इधर मीटिंग में आज चेयरमैन गू ने एक स्पेशल इन्वेस्टर को बुलाया हुआ था और वो थी उनकी सुंदर सी बेटी जिसका नाम गोची था। वो अब्रॉड से रहने के बाद बहुत सालों बाद अभी वापस आई थी और वो लू जेंशन से काफी इम्प्रेस्ड भी दिखाई दे रही थी। आपका प्लान बहुत अमेजिंग है, बस मार्केट एस्टिमेट में थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हो आप, लेकिन रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। अग्रेसिव होकर चलेंगे तो ये मोस्ट डेंजरस हो सकती है। और जिस तरह उसने उसे समझाया था, उसके बाद गोची उससे काफी इम्प्रेस दिखाई दे रही थी। कहने लगी, नाइस, कॉन्फिडेंस और अकल दोनों है तुम्हारे पास। इसी टाइम पर नीचे के फ्लोर्स पर वॉन्शिंग को ऑफिस से लिटरली इग्नोर करके निकाल दिया गया था। उसका गेम ऑफिशियली डन हो चुका था। इधर वॉन्शिंग अभी शॉक से निकली ही नहीं थी कि उसे अपने घर पर डैड की कॉल आती है। वो कहने लगते हैं, मैं क्या करूं, मेरे सारे पैसे डिफरेंट स्कीम्स में लगे हुए हैं, तुम्हारे भाई की फैसे भी देनी है, कुछ करो, जल्दी से जल्दी, लू से सुलह करो, उससे पैसे निकलाओ, हमारा गुजारा कैसे चलेगा? वॉन्शिंग कहने लगी, डैड मैं गई थी, मुझे गेट से ही बाहर भेज दिया गया। तो क्या हुआ, उसके घर जाओ, उसके सामने वेट करो, वो हमेशा कंपनी में तो नहीं रहेगा। थोड़ी देर खामोश रही और फिर आहिस्ता से वॉन्शिंग बोलने लगी, वो प्री मैरिटल हाउस है डैड, वो घर उसी के नाम पर है, इस प्रॉपर्टी में मेरा कोई हिस्सा नहीं है और आज उसके लॉयर का नोटिस भी आया था, 1 हफ्ते के अंदर अंदर घर खाली करना पड़ेगा। अब लाइन के दूसरी तरफ तो बिल्कुल खामोशी हो गई थी, सन्नाटे जैसी। उसके बाद सुसर चीख कर बोले, वो इतना रूथलेस कैसे हो गया? और वॉन्शिंग एकदम कोल्ड होकर कहने लगी, डैड, अब की बार वो बहुत सीरियस लग रहा है। इधर वॉन्शिंग की सो कॉल्ड हाई क्लास फ्रेंड्स उससे बातें कर रही थी। नया सेट आया है, डायमंड्स का है, किसी के हस्बैंड ने पेरिस से मंगवा कर दिया था। अब वॉन्शिंग का भी मन लिलचाने लगा। वो हिम्मत करके बोली, क्या कोई थोड़े दिन के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है? अब सबके जवाब ऐसे हो गए थे जैसे फ्री में किसी ने किडनी मांग ली हो। आधे लोग तो ग्रुप चैट छोड़ ही चुके थे और बाकी आधे पूछने लगे, आर यू सीरियस? तुम्हें कैसे पैसे की जरूरत पड़ सकती है? लो तो तुम पर जान छुड़कता था। कपल्स में छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, जाओ और अपने हस्बैंड को मना लो। ये सब सुनकर वॉन्शिंग अंदर ही अंदर और भी जल रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि हमेशा की तरह लो फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन अब की बार उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब उसी दौरान घर के बाहर कोई आदमी आई। वॉन्शिंग भागती हुई गई, शायद लो आ गया है मनाने के लिए, लेकिन वहां कोई और ही था। वो कहने लगता है, मशीन, मैं कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया हूं, कंपनी के एसेट्स मुझे वापस लेने हैं। कौन से एसेट्स? वो डर कर बोली, ये कंपनी के नाम पर कार मौजूद है जो आप इस्तेमाल करती हैं। अब मिस्टर लो सनी डे डिवीजन के जनरल मैनेजर बन गए हैं, उन्हें अपनी गाड़ी वापस चाहिए। वॉन्शिंग लिटरली फ्रीज हो गई थी। कौन मिस्टर लो? कौन जीएम बन चुका है? और वो उसे बताता है, आपके हस्बैंड मिस्टर लो जेंशन, वो अब जीएम बन चुके हैं। वॉन्शिंग फ्रीज ही हो गई। उसे तो लगता था कि वो सिर्फ मैनेजर है, लेकिन कब जीएम बन गया उसे तो अंदाजा ही नहीं हुआ था। अब तो वॉन्शिंग की पूरी दुनिया ऑफिशियली हिल चुकी थी। इधर वो ऑफिस में मौजूद था और गोची खिजुली बोलती है,
मैंने सुना है आपने अपनी वाइफ की कार भी वापस ले ली है। और वो बगैर एक्सप्रेशन के जवाब देने लगा, वो मेरी वाइफ की कार नहीं थी, बल्कि कंपनी की कार थी। गोची स्माइल के साथ पूछने लगी, तो अब वो कसे देने वाले हो? वो उसकी बात समझ चुका था और कहने लगा, तुम्हें और कसे। बस ये जवाब सुनते ही गोची एकदम ब्रिश करने लगी थी। इतने में लॉयर कॉल करता है, सर अभी तक मिस शेन ने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए, कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या करूं? कोर्ट में जाओ, उसे घसीटो। मेरे पास उसके खिलाफ सबूत भी हैं कि उसने बेवफाई की थी। अगर वो चाहती है तो ये गेम और भी मेसी कर सकता हूं। और बस उसी के साथ ही डिवोर्स एग्रीमेंट की 2 कॉपीज और भी भेज दी गई, एक उसकी फैमिली के घर पर और एक उसके भाई के हॉस्टल में। सैवेज लेवल एकदम 100 पर पहुंच चुका था। अब तो शेन फैमिली एकदम पैंक में पहुंच चुकी थी। उसका भाई चीख कर कहने लगा, डिवोर्स पेपर स्कूल में भेज दिए? इतनी इंसल्ट! मेरी सारी रेपुटेशन खत्म हो गई। सब मुझे देख रहे हैं, बहुत लोगों ने ये पेपर्स देखे हैं, हर जगह बात फैला रहे हैं। और माँ गुस्से में कहने लगी, वो हमें भिखारियों की तरह डिसमस कर रहा है। और सुसर कहने लगे, आज ऐसा करो कि उसके ऑफिस के बाहर जाकर वेट करो। वानशिंग, ये लड़ाई खत्म करो, हम और अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वानशिंग ऐसा करती है कि उसके ऑफिस की बेसमेंट में पहुंचकर सीन क्रिएट करने लगती है। उसकी गाड़ी के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। बार बार उसे कहती थी, बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। लेकिन अब उसका चेहरा भी नहीं देखना था। वो दरवाज़ा पेट रही थी, चीख रही थी। उसने इतने में अपने लॉयर को कॉल की और कहा, मैं बेसमेंट में हूँ, हैरेसमेंट का शिकार हो रहा हूँ, फौरी आओ और एक्शन लो। और जैसे ही वो लोग आते हैं, वानशिंग एकदम हैरान रह जाती है। वो कहने लगती है, अब ये पुलिस को बुलाएगा? मैं बीवी हूं तुम्हारी। लॉयर आता है, कहने लगता है, मिशन, अब आप लीगल ऑफेंस कर रही हैं, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और फिर वो सीधा स्ट्राइक करता है, अगर आपने साइन ना किए तो आपके होटल रूम वाली फुटेज हम लीक भी कर सकते हैं, और इलीगली आप अपने हस्बैंड का पैसा जहां जहां ट्रांसफर करती थीं, उसके सारे एविडेंस हम कोर्ट में दिखाएंगे। ये गेम बहुत गंदी हो जाएगी, कीचड़ पर ज्यादा उछलेगा। वानशिंग के दिमाग में फ्लैश बरसता है। ऐसा लगता है कि उस पर बिजलियां ही कड़क पड़ी थी। क्या वो इतने अरसे से उसके सारे राज जानता था, फिर भी खामोश था? इतने अच्छे से ट्रीट कैसे करता था उसे? और फिर लॉयर कहने लगता है, आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप चुपचाप साइन कर दें, अपने ऊपर गंदगी ना उछालें। वानशिंग के तो हाथ कांप रहे थे। उसकी गेम ओवर हो चुकी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरे जा रहा था। सनी डे प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका था और एक स्पेशल इवेंट था उसकी सक्सेस से रिलेटेड। स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है। चेयरमैन गो कहने लगते हैं कि आप लोग लूज जेंशन को तो जानते ही होंगे, जो कि जनरल मैनेजर हैं, मैंने अपॉइंट किया है। और इसी सनी डे प्रोजेक्ट के पीछे उनका सबसे बड़ा हाथ है। उन्हें कंपनी में शेयर्स दिए जा रहे हैं। हर प्रोजेक्ट पर उन्हें 5% प्रॉफिट भी दिया जाएगा। कैमरा, स्पॉटलाइट, तालियां। वो बंदा जिसे कल इग्नोर किया जा रहा था, आज वो स्टार बन चुका था। हर कोई उसे देख रहा था। वो एक चांद था जो चमक रहा था। कोई उसे छू नहीं सकता था, सिर्फ उसे देखकर जल सकता था। और वो कोई और नहीं बल्कि लूज जेंशन ही था। अगर वो आज तक बेमोल रहा था तो उस मोहब्बत की वजह से जो उसने अपनी बीवी से की थी, लेकिन जब बदले में धोखा मिला तो उसने खुद को बदल डाला। आज वो तड़पेगी, उसे पाना चाहेगी, लेकिन चांद को वो हासिल नहीं कर पाएगी। उधर वॉन्शिंग घर पर थी। उसके घर में लड़ाई हो रही थी, टूटा फूटा माहौल था। 500 चाहिए मेरी स्टडीज के लिए, अगली फीस जमा करानी है और खर्चे भी निकालने हैं। भाई पैसे मांग रहा था, माँ चीख रही थी, दूसरी तरफ बाप भी नाराज बैठा हुआ था। वॉन्शिंग कहने लगती है, मेरे पास कोई पैसा नहीं, जो थोड़े बहुत हैं वो भी मेरी कॉम्पेंसेशन मनी में मुझे मिले हैं, सिर्फ मेरा हक है उन पर। और वो तो उसे ताने मारने लगते हैं कि लो कितना अच्छा था, तुमने उसे अच्छे से हैंडल नहीं किया, उसकी कदर नहीं की। आज तुम्हारा ये हाल ना होता, तुम उसके साथ सितारों की तरह आसमान पर चमक रही होती। माँ भी शुरू हो जाती है, हमने तुम्हें पाला है, अब तुम हमारे खर्चे उठाओ। वॉन्शिंग फाइनली फट पड़ती है, पाला आपने मुझे? कितना पाला? जितना मैंने आप लोगों को पाला।
भाई की कॉलेज की फीस किसने दी? आपकी ब्रांडेड शॉपिंग्स किसने कराई? आपको डायमंड सेट किसने दिलवाए? आप लोगों के जुए में हारे हुए पैसे किसने वापस दिलवाए? हॉस्पिटल में जब डेड एडमिट रहे थे तो उनका खर्चा किसने भरा? सारा कुछ लूजिंग ने किया और उससे चोरी छुपे ये सारा पैसा मैंने आप तक पहुंचाया। ये सुनते ही सब चुप साध गए, बिल्कुल खामोशी थी। वो कहने लगती है, तुम सारे लोग लीचीज हो, जूकों की तरह लूजिंग का खून चूसते रहे और अब मुझे चूसना चाहते हो। ये मेरे पैसे हैं जो बच्चे हैं, उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सिर्फ 2 मिलियन ही उसके पास बच्चे थे। अब वो ऐसा करती है कि अपना घर छोड़ती है और वहां से निकल जाती है। जब तक कोई सही जगह ना मिल जाए एक होटल में ही स्टे करेगी। होटल के कमरे में वो टूटी फूटी हालत में एकदम अकेली बैठी थी। सो कॉल्ड फ्रेंड्स, इलेट पार्टीज, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। इधर उसका और गुची का बांड दिन बदन स्ट्रांग होता जा रहा था। वो दोनों इकट्ठे बहुत सुंदर लगते थे। हर कोई कहता था कि क्या आप लोग सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं या कोई डेटिंग भी चल रही है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्माइल कर देता था, गुची को प्रोटेक्ट करता था। और फिर एक दिन वॉन्शिंग को लिन का ख्याल आता है। वो सोचती है क्यों ना उससे जाकर मदद मांगी जाए। उसने तो उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। वो उसके घर के बाहर सर्दी में खड़ी पहले तो ठठरती रहती है। जैसे ही उसकी गाड़ी आती है उससे कहती है, मैंने तुम्हें कितना तलाश किया। और वो जरा सा भी लिहाज नहीं करता। उसके मुंह पर उसे बोलता है, तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता? मुझे तो तब तक तुमसे फायदा था जब लू के कनेक्शंस तुम्हारे साथ थे। तुम मुझे इलेट पार्टीज में लेकर जाती थी और मेरा सारा बिल भी भरती थी। ये सुनते ही वॉन्शिंग रोने लगती है। कहती है, तुमने तो बोला था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। लेकिन लिन कहने लगता है, प्यार माय फुट, जो अपने पति की नहीं हो सकी, जो उस पर जान निछावर करता था, वो मेरी क्या होगी। इसलिए दफा हो जाओ यहां से और मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कांड खत्म। वॉन्शिंग का सो कॉल्ड प्यार भी धोखा निकला। और फिर फाइनली एक दिन आता है जब वो उसे प्रपोज कर ही देता है। बहुत सुंदर सी रात थी जब सितारों का नजारा वो दोनों इकट्ठे देख रहे थे। वो उससे कहने लगा, मुझे पहले अपनी जिंदगी एक प्रोजेक्ट की तरह लगती थी, बहुत बोरिंग, बगैर किसी जज्बात के। लेकिन तुम्हारे आने के बाद अब लगता है कि सब कुछ अधूरा था, अब मुकम्मल हो चुका है। उसके साथ ही वो रंग निकालता है, नील डाउन करता है और उसे प्रपोज कर देता है। गोची स्माइल करती है। वो बुलिश कर रही थी, वो भी उससे शादी करना चाहती थी। और फिर उसी के साथ ही कुछ टीवी चैनल्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है। लो जंक्शन और गोची, इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। ये दोनों एक बिजनेस पावर कपल बन चुके हैं। वॉन्शिंग भी ये खबर देखती है और उस वक्त पर उसे इतना बड़ा शॉक लगता है कि उसे लगता है उसकी दुनिया ही उजड़ कर रह गई है। कोई था जिसने उसे कॉइन की तरह रखा था, उसे अपने प्यार में स्पॉइल किया था, लेकिन उसने खुद ही अपने गलत कामों की वजह से उसे खो दिया। और आज उसके पास निदामत और शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर थोड़े दिनों बाद उसका भाई कॉल करता है, कहने लगता है, सॉरी दीदी, हम लोग फैमिली हैं, खून का रिश्ता कभी टूटता नहीं, तो वापस आ जाओ ना। और भाई उससे भी ज्यादा चालाक निकला। वॉन्शिंग उसकी बातों में आ जाती है। आता है एक बर्थडे केक लेकर, क्योंकि शेन वॉन्शिंग के बर्थडे का दिन था। और केक के साथ साथ इमोशनल बातें करता है, उसका कार्ड चुरा लेता है। और पिन तो उसे पहले ही मालूम थी। उसका सारा पैसा जो बचा था वो भी वो लोग खा चुके। अब वॉन्शिंग अपने घर जाती है, उसकी माँ उसे देखती है तो चीखने लगती है, तुम्हारे भाई की पढ़ाई तो खत्म हो गई थी, जो पैसा तुमसे चोरी किया था उसने बिजनेस में लगा दिया है, और पता नहीं कुछ वापस आता भी है कि नहीं। आखिर तुम यहां क्यों आई हो? हम तुम्हें और नहीं पाल सकते, तुम डिवर्सी हो, एक धब्बा हो हमारे लिए, निकल जाओ यहां से, हम तुम्हें अफोर्ड करने वाले नहीं। और बस किरमा ने पूरा हिसाब लगा दिया था। शेन के पास मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं बची थी। और फिर आखिर में वो सूल अफेयर ब्यूरो के बाहर खड़ा हुआ था। डिवोर्स का कूलिंग पीरियड खत्म हो चुका था और आज के ही दिन इन दोनों का रिश्ता लीगली खत्म होने वाला था। वॉन्शिंग आखिरी बार बोलती है, 7 साल हम दोनों ने इकट्ठे बताए,
कुछ तो फीलिंग्स होंगी, मुझ पर कुछ तो दिया आ रहा होगा तुम्हें। इंसान किसी कुत्ते के साथ भी रहे तो उससे भी प्यार हो जाता है। तुम्हें मुझसे कोई अटैचमेंट नहीं हुई? इतने में उसने उसे सर्द लहजे में बोला, कुत्ता भी लॉयल्टी को समझता है, लेकिन तुम नहीं समझी। तुमने जिस तरह से मेरे साथ गद्दारी की, मेरी पीठ पीछे मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझे जितनी चोटें दी हैं वो मेरे चेहरे पर नहीं दिखती, मेरे दिल पर उसके बहुत गहरे जख्म हैं, और तुम अब ये सारा कुछ डिजर्व करती हो। शेन वॉन्शिंग ने सोचा भी नहीं था कि इतना ब्रूटल हो जाएगा, और वाकई अब उसके मन में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसे उस पर दया भी नहीं आती थी। वो वहां हमेशा हमेशा के लिए अपना माजी खत्म करने आया था। वॉन्शिंग रोती है, चीखती है, एक चांस तो दे दो, लेकिन वो मुड़ता भी नहीं। अपनी कार में गुची के साथ बैठकर चला जाता है, क्योंकि उसे अपने माजी की तरफ देखना भी तकलीफ देता था। और फिर उसी के साथ हमें वो सुंदर सा दिन आता है जब उसकी और गुची की शादी हो रही थी। समंदर किनारे बहुत ही सुंदर नज़ारा था, और आज के दिन गुची पहले से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसे ऐसे लगने लगता है कि वो वही लूज जंक्शन है जो कि पहले की तरह मासूम हुआ करता था। 7 साल पुराना लूज जंक्शन वापस आ चुका था, जो किसी पर एतबार करना चाहता था, किसी से प्यार करना चाहता था, और अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहता था। और उसके साथ ही वो गुची से कहता है, तुम्हें पाकर मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। अब जब मेरे पास तुम हो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और बस उसी के साथ ही उसकी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है, अपनी सुंदर सी बीवी के साथ।